हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज पढ़ते हैं थॉमस हार्डी का बहुत ही महत्वपूर्ण नोवेल द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। लाइक द रिटर्न ऑफ द नेटिव, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। बहुत सारे नॉवेल्स के हिसाब से द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज भी उनका द वेसेक्स नॉवेल्स की कैटेगरी में आता है। वेसेक्स जो कि एक फिक्शनल रीजन था जो स्पेशली थॉमस हार्डी ने अपने नॉवेल्स के लिए क्रिएट किया था। जिस तरह से अपने इंडियन राइटर हुए हैं आर के नारायणन, उन्होंने एक मालगुडी नाम से एक शहर क्रिएट किया था स्पेशली फॉर शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल्स। या एक अमेरिकन राइटर हुए हैं विलियम फॉकनर, जिन्होंने जेफरसन, जो कि मिसिसिपी कंट्री में पड़ता है अमेरिका के एक राज्य में, वो उन्होंने फिक्शनाइज किया था अपने वर्क्स के लिए। ठीक उसी तरह से वेसेक्स का ओरिजिनल जो नाम है डॉर्सेट है, और इसको उन्होंने वेसेक्स नाम दिया अपने बहुत सारे नॉवेल्स में, तो वेसेक्स नॉवेल की कैटेगरी में ही आता है। बिफोर पब्लिकेशन ये नॉवेल एक वीकली पीरियोडिकल में एज ए सीरियल कई सारे हफ्तों तक सीरियलाइज्ड किया गया। और स्टोरी जो है इसकी, ये 1815 के जो कॉर्न लॉस थे, जिनमें श्रमिकों को या किसानों को उनके राइट्स का अच्छे तरह से यूज़ नहीं कर पाते थे, या यूँ कहो कि फ़ायदा नहीं मिलता था अनाज पैदा करने का, वो नियम खत्म किए गए थे, रिपील किए गए थे। तो कहीं न कहीं एक उसका हिंट है इस स्टोरी में। हालाँकि बहुत ज़्यादा आप जब नॉवेल पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हिंट नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा हिंट मिलता है। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और ट्रेजिक स्टोरी है। पब्लिश किया था ये नोवेल 1886 में, 1886 द डेट ऑफ इट्स पब्लिकेशन। थीम की बात करें तो बहुत सारी इस नोवेल में थीम्स हैं, क्योंकि कैरेक्टर्स की ज़िंदगी में जो उतार-चढ़ाव हैं तमाम, उनके हिसाब से, क्योंकि कोई किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है, कोई किसी का एम्बिशन कुछ है, किसी का सपना, तो उस तरह से बहुत सारी थीम्स मिलेंगी। जैसे फेट, ये एकदम कह सकते हैं कि इट्स अ डोमिनेंट थीम ऑलमोस्ट ऑल हिज नॉवेल्स। फ्री विल, एम्बिशन जो कि फारफ्रे है वो दिखाता है, और माइकल हैंशर्ड जो मेन कैरेक्टर, उसके अंदर भी एम्बिशन होती है। प्राइड दोनों के अंदर मिलेगा आपको, फारफ्रे और माइकल हैंशर्ड। गिल्ट जो कि माइकल हैंशर्ड के साथ देखने को मिलेगा। रिग्रेट, सेल्फिशनेस, क्या नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ जो ह्यूमन टेंडेंसीज होती हैं ह्यूमन कैरेक्टर्स के अंदर, वो सब कुछ इस नॉवेल में आपको देखने को मिलती हैं। इस वीडियो में आपने अभी तक जितने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पर, या जो भी आपने बुक पढ़ी होगी, उससे अलग ये है कि मैंने लगभग सारे 45 जो चैप्टर्स हैं सभी को कवर किया हुआ है। और जो मेन प्रोमिनेंट प्लेसेस इस बुक में पढ़ेंगे उनका नाम भी मैंने हाईलाइट कर दिया। कई बार एग्जाम में पूछ देते हैं कि इनका क्या नाम था, या उस जगह का क्या नाम था, गांव का क्या नाम था, ये सारा पूछ लिया जाता है। सारे 45 कैरेक्टर्स की समरी आपको मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। पहले कैरेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। माइकल हैंचार्ड, इसको कुछ लोग हैंशर्ड्स कहते हैं या हैंचार्ड, जो आपको ठीक लगे यू कैन से, लेकिन बस आपको याद रखना चाहिए माइकल हैंचार्ड ये नोवेल का हीरो है। और बिगिनिंग में ये इंसान सिर्फ एक घास काटने वाला होता है, ग्रास कटर या हेड ट्रेसर इसको बोलते हैं। लेकिन एम्बिशंस बहुत ज़्यादा इसके अंदर होती हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं, इगोइस्ट हैं, जनरस भी हैं, मैन ऑफ कैरेक्टर भी हम कह सकते हैं। और बेचारे भाग्य के सताए हुए हैं। सब कुछ सही हो जाता है लेकिन अचानक से चीज़ें लौट-लौट के ट्रेजेडीज़ इनकी ज़िंदगी में आती हैं, और ये अपने भाग्य के शिकार बन जाते हैं। ड्रामेटिक कैरेक्टर हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में लगभग सब कुछ, जो भी इंसान सोच सकता है वो सब ये एक्सपीरियंस करते हैं लगा के। सक्सेस से लेकर के लोगों का बदलना, उनका बिहेवियर अपने प्रति कैसा समय के साथ-साथ बदल जाता है, इग्नोरेंस, सक्सेस, रेपुटेशन, सब कुछ इनको मिलता है। तो ही एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये हैं, इनको कुछ लोग सूसन कहते हैं, सुज़ैन कहते हैं, या सूज़न। मैं इनको सूज़न पढ़ूँगा, आप भी इनको जो चाहें आप पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द नेम ऑफ द कैरेक्टर हू इज़ वाइफ ऑफ माइकल हैंसर्ड। ये माइकल हैंसर्ड की वाइफ होती हैं, जिनको ये नशे में बेच देता है, ड्रिंक करने के बाद बेच दिया करता है। बहुत अच्छी महिला होती हैं, बेच देता है, चली जाती हैं दूसरे के साथ, लेकिन अपनी मॉडेस्टी, ऑनेस्टी, सिंप्लिसिटी नहीं खोती हैं। और ये भी भाग्य की और जो अवसर हैं ज़िंदगी में आते हैं, समय की मारी हुई होती हैं। एलिज़ाबेथ जेन जो कि सुज़ैन और इनका जो सेकंड हस्बैंड होता है न्यूसन, सुज़ैन का जो दूसरा हस्बैंड होता है न्यूसन, उसकी बेटी होती है एलिज़ाबेथ जेन। और ये बहुत ही वर्चुअस लेडी है,
सब लोग इसके साथ भेदभाव करते हैं, लेकिन ये अपना जो गुण है उसको नहीं छोड़ती। और थॉमस हार्डी ने एक आइडियल वुमेन का जो कैरेक्टर क्रिएट किया है, तो ये शी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट आइडियलिज्म इन द नोवेल। डोनाल्ड फारफ्रे मूल रूप से स्कॉटिश होते हैं, और कह सकते हैं कि अपने इंडियन क्रिकेट के जो पूर्व कप्तान थे कभी, महेंद्र सिंह धोनी, तो कह सकते हैं कि बहुत लकी हैं ये। मिडास टच इनके हाथ में होती है, जो कुछ ये करते हैं उसमें इनको सक्सेस मिलती है बहुत ज़्यादा। और माइकल हेंसर्ड की बर्बादी में, हालांकि ये जानबूझ के नहीं करते, लेकिन बर्बादी के लिए यही जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़े उनके प्रतिरोधी या कह सकते हैं कि राइवल साबित होते हैं। काफ़ी हैंडसम यंग मैन है, सिंपैथेटिक भी होते हैं, बिजनेस माइंडेड, प्रैक्टिकल, और खूब दुनियादारी का इनको अच्छा ज्ञान है, ये जानते हैं कौन कैसा है। लुसेटा टेम्पलमैन, ये एक ऐसी महिला होती हैं जो कि रोमांटिकली हैं, सेंटिमेंटल हैं, उनको दोनों में इंटरेस्ट होता है। हैंशार्ड और फारफ्रे, ये देखती हैं कौन सी नाव तैरेगी, कौन सी किनारे लगेगी। जो तैरने वाली नाव होती है उसी पर ये सवार हो जाती हैं, किनारे पे रहने वाली नाव का ये साथ छोड़ देती हैं। तो काफ़ी मौका परस्त महिला हैं लुसेटा टेम्पलमैन। रिचार्ड न्यूसन, ये एक सेलर होते हैं जो कि माइकल हैंचर्ड की वाइफ सुजैन को खरीद के ले जाते हैं 5 गिनीस में। कितने में? 5 गिनीस में। एक अच्छे पति साबित होते हैं सुजैन के लिए, और अपनी बेटी के लिए अच्छे पिता साबित होते हैं। काफ़ी सिंपल है, जल्दी भरोसा कर लेते हैं लोगों पर। तो ये कैरेक्टर्स इस प्ले के मेन कैरेक्टर्स हैं। बाकी और कैरेक्टर्स भी हैं। एक फर्मिटी वुमन है जो कि वाइन बेचने का काम करती है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ट्रेजिडी के लिए वो भी। हालांकि उसका कहीं नाम नहीं दिखाया गया, सिर्फ फर्मिटी वुमन के नाम से ही बोला जाता है। एक जॉब है, वो जब आप नोबेल की समरी देखेंगे समझ में आ जाएगा। दे आर नॉट major characters, but major characters are all these which I have already described with you. So let's begin. चैप्टर 1 से 4, क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे किसने क्या कहा उसने क्या कहा, तो जाहिर सी बात है 2-2.5 घंटे लगेंगे, और नॉवेल पढ़ने के लिए कई बार हमको हफ्ते भी बिताने पड़ते हैं। लेकिन while समराइजिंग जो भी मेन पॉइंट्स हैं, आई हैव इंक्लूडेड ऑल द मेन पॉइंट्स। और आप पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू मिस एनी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द समरी। तो क्या कहानी कहाँ से शुरू होती है? माइकल हैंचर्ड जो हैं 20 साल के होते हैं, अपनी पत्नी और छोटी सी बेटी को लेकर के घूम रहे होते हैं गांव के मेले में। गांव का नाम क्या है? वीडन प्रायर्स। ये आप याद रखेंगे, वीडन प्रायर्स गांव का नाम है जहां ये घूमने जाते हैं अपनी बेटी और वाइफ के साथ। बेटी बहुत छोटी होती है। वहां जब ये घूमने जाते हैं तो इनके मन में एक ये भी रहता है कि क्योंकि ये घास काटने वाले हैं तो जॉब की तलाश में घूम रहे होते हैं। ही इज अ हेयर ट्रेसर या ग्रास कटर। सोचते हैं कि मजदूर टाइप के हैं तो कहीं भी मजदूरी मिल जाएगी, कर लेंगे। वहीं पर मेले में एक फर्मिटी, एक ड्रिंक है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, बेच रही होती है एक महिला। और महिला वो धीरे धीरे चालाकी से उसमें जो रम या विस्की टाइप वाइन रहती है वो भी बेचती है। तो हैंशर्ड बहुत ही चालाकी से उससे कह देते हैं कि थोड़ी रम मिला दो उसमें, फर्मिटी में। तो उस मिलाकर के जब ये पीना शुरू कर देते हैं, जब एक बार जो पीना शुरू करते हैं, तो पीते-पीते एक तरह से बेहोश हो जाते हैं। जैसे कई बार इंडियन कल्चर में कुछ लोग गाँव देहात में इतना पीते हैं उनको पता नहीं होता। ये 20 साल के होते हैं, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि लंबी कहानी है। स्टार्टिंग में 20-21 साल के ही ये होते हैं। तो नशा करने के बाद जब पूरी तरह नशा हो जाता है तो उनको लगता है कि इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली मैंने? अगर मैं शादी नहीं करता तो मैं कहीं का राजा बन जाता। है ना? पीने के बाद आदमी कई सारे सपने देखने लगते हैं कि मैं शादी नहीं करता तो मैं राजा बन जाता, और बीवी, बच्चे, ये मेरी दुविधा है और आगे बढ़ने के लिए रोकते हैं मुझे। बहुत सारे रिग्रेट इनके मन में आते हैं। देख रहे होते हैं बहुत सारे मज़दूर, किसान लोग अपना अनाज बेच रहे होते हैं। उन्हीं से इनके मन में ख़्याल आता है क्यों ना अपनी बीवी को बेच दिया जाए। तो वो नीलामी करने लगते हैं अपनी पत्नी की। ही स्टार्ट्स ऑक्शनिंग हर। सुज़ैन उसको रिक्वेस्ट करती है कि क्या कर रहे हो आप? पागल हो गए हो क्या? ऐसा मत करो। लेकिन वो नहीं सुनते हैं, और शुरू हो जाते हैं कि भाई मैं अपनी बीवी बेच रहा हूँ एकदम सबको। सारे लोग जो अच्छे लोग होते हैं वहां से चले जाते हैं उठ करके। लेकिन एक सेलर होता है जिसका नाम होता है न्यूजन। वो कहता है चलो अच्छा लाओ, बेच रहे हो तो लाओ। 5 गिनीज जो हैं वो दे देता है और लेकर के सुजैन को अपने साथ चला जाता है। अब सुजैन इतनी अच्छी है कि वो बेचारी रोती हुई बेटी को एक तरफ कंधे पर, अपने कमर पे एक तरफ जैसे गोद लेते हैं, और एक हाथ से सुजैन का हाथ पकड़ के चली जाती है बेचारी रोती हुई। हैंचर्ड नहीं सुनता।
इतना ज्यादा पिया हुआ है हैंचार्ड कि वहां पर सो जाता है उसी नशे में। फर्मिटी वुमन उसको हिलाती जुलाती है, वो नहीं उठता, वो वहीं पड़ा उसको सोते हुए छोड़ के चली जाती है अपनी दुकान बंद करके। अगली सुबह भाई साहब जब सोकर उठते हैं उस नशे से, तब इनको बहुत पश्चाताप होता है कि मैंने ये क्या कर डाला, अपनी बीवी बेच दी, ये क्राइम कर डाला, ये सब सोचते हैं। और अपने होशो हवास में जब वो ढूंढने की कोशिश करते हैं नहीं मिलती है, तो होशो हवास में एक कसम खाते हैं कि आने वाले 21 साल तक, क्योंकि 21 साल के ये हैं 20-21 के, और आने वाले 21 साल तक मैं अब कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक को हाथ नहीं लगाऊंगा, ड्रिंक 21 साल तक नहीं पीऊंगा, ये शपथ लेते हैं माइकल हैंचार्ड। सर्च करने की कोशिश करते हैं, कहीं नहीं मिलती है इनको उनकी बीवी। तो जहाँ ये आए हुए होते हैं उसी शहर में जो वेसेक्स का पार्ट है, कास्टर ब्रिज जिसका टाइटल भी है नोबेल का, वहाँ ये सेटल होने का विचार कर लेते हैं, क्योंकि मजदूर हैं, कोई खास ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहीं भी सेटल हो जाएंगे, तो कास्टर ब्रिज में सेटल हो जाते हैं। अब यहाँ जो सेटल हो जाते हैं तो एक मामूली हेयर ड्रेसर से, घास काटने वाले से तरक्की करते करते, एम्बिशंस इनके पास होती हैं, तरक्की करते करते ये बन जाते हैं वहाँ के मेयर। अब एक झटके में ही 18 साल पूरे हो गए हैं। कितने? 18 साल। अभी मिनट कितने हुए हैं? 11 मिनट, लेकिन 18 साल हो चुके हैं। यहाँ पर वीडियो में 11 मिनट है, साल 18 हो चुके हैं। सुसैन आ जाती है अपनी बेटी को लेकर के, अब वो भी 18 साल हो चुके हैं, तो 1-1.5 साल की तो पहले से ही थी और बड़ी हो गई। आकर के जब वो उसी मेले में पूछती है हैंचार्ड के बारे में, किससे? उसी महिला से, फर्मिटी वुमेन से, कि कभी ऐसा ऐसा हुआ था, उसके बारे में जानती हो? तो वो उसको बताती है, हाँ हाँ, वो बेवड़ा आया था 1 साल पहले, उसने मुझे बताया था कि वो यहीं कास्टर ब्रिज में रहने लगा है, और कभी अगर कोई मेरे बारे में पूछने आए, शायद इसे भी उम्मीद होगी हैंचार्ड को कभी सुसैन आ सकती है, तो बता देना कि वो यहीं रहने लगा है। सुसैन जो है वो अपनी बेटी को ये नहीं बताती कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो ये कहती है कि हैंचार्ड अपना दूर का रिश्तेदार है, हम उसी के पास चल रहे हैं, ये नहीं बताती है। और जो एलिजाबेथ उसकी बेटी है एक्चुअली, ये जो पहली बेटी जो थी 1.5 साल की, वो मर चुकी है, उसकी जगह पे ये दूसरी पैदा हुई है, कहाँ से? न्यूसन से। न्यूसन जो है उसका सेकंड हस्बैंड, वो गायब हो चुका है, समुद्री सेलर है, तो कहीं डूब के उसकी डेथ हो चुकी है, ऐसा लोग मानते हैं। और इसी वजह से वो बेचारी अकेले होकर के हैंचर्ड के पास लौटने के लिए आ गई है, क्योंकि बातों बातों में उसकी एक दोस्त होगी सुजैन की, उसने बताया कि तुम इतनी बेवकूफ होगी, उसने ड्रिंकिंग में तुम्हें ऑक्शन कर दिया, तुम चली भी गई, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था उस ऑक्शन के नियम के साथ, तुम्हें फॉलो नहीं करना, तुमने तो पाप किया है अपने हस्बैंड को छोड़ के। और इस तरह से वो अपने पापों का प्रायश्चित करने फिर से आई है कि कोई बात नहीं, अब वो हैंचर्ड के पास आकर के अपनी जिंदगी गुजारेगी। क्या होता है कि एक होटल में ये रुकते हैं, उस होटल का नाम क्या है? किंग्स आर्म्स, ये होटल का नाम है जहाँ ये एलिजाबेथ सुजैन रुके हुए होते हैं। वहां पे एक पार्टी हो रही है। उस पार्टी में जो कास्टर ब्रिज का मेयर है, वो सबको समझा रहा होता है लोगों में कि काफी उसकी कमांडिंग वॉइस है, लोग उसकी आवाज में ही इम्प्रेस हो जाते हैं। वो सबको बता रहा होता है कि कैसे क्या चीजें होती हैं, सब उसकी बातों को सुनते हैं। और द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज कौन है? ही इज नन अदर देन सुजैन्स का जो पति था ड्रंकर्ड माइकल हैंचर्ड, यही मेयर बन चुका है कास्टर ब्रिज का। 18 साल में इतनी ज्यादा उसने तरक्की की है। वह कसम अभी भी अपनी फॉलो कर रहा है कि वाइन नहीं पिएगा। लोग उसको पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है नो नो नो, आई विल नॉट टच द वाइन, नहीं छूता है उसको। और भी प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा होता है कि किस तरह से जो सड़ा हुआ या पुराना गेहूं है उसको नई क्वालिटी में कैसे बदला जाए, उसको कैसे सुधारे जाए उसकी क्वालिटी। तो एक आदमी उस भीड़ में खड़ा हुआ होता है, वो आदमी इसको नोट लिख करके देता है एक वेटर के थ्रू। जब हैंचार्ड उस नोट को पढ़ता है, एक्चुअली ये नोट होना चाहिए था, नोट हो गया है, नोट उसको पढ़ता है, तो उसको वो मुस्कुराता है और उस आदमी की तलाश में निकल पड़ता है जिस आदमी ने नोट पकड़ाया था। उस नोट को पकड़ाने के बाद आदमी कहाँ चला जाता है? थ्री मैरिनर्स, एक इन है जहां उसे रुकना होता है। वहीं पर ये सुजैन और एलिजाबेथ ठहरी हुई हैं किंग्स आर्म्स में, ये पार्टी में आती हैं बस देखने की मेयर जो है वो कौन है। यही ये लोग ठहरे हुए हैं। हैंचर्ड वहां पहुंचता है और उस स्कॉट्समैन से पूछता है कि भाई तुम्हारे पास ऐसी क्या टेक्निक है जिसकी वजह से तुम उस गेहूं को अच्छा बना सकते हो। और ये स्कॉट्समैन कौन है? फारफ्रे, जो कि इसका मेन राइवल या इसकी बर्बादी की वजह बनता है धीरे धीरे, अनजाने में ही सही। बहुत खुश हो जाता है हैंचर्ड उसकी इस क्वालिटी से,
और उसको मैनेजर की पोस्ट ऑफर करने लगता है कि भाई तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत बिजनेस माइंड है तुम्हारा, तो मेरे मैनेजर बन जाओ। स्कॉटमैन जो कि फारफरे कहाँ जा रहा था, अमेरिका जा रहा था, लेकिन किसी तरह से ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और लोग वहीं पे बैठकर ये गीत गाने लगता है, कविताएं करने लगता है, लोग इसके गानों से बहुत खुश होते हैं। एलिजाबेथ भी इसके पर्सनैलिटी से, इसकी भाषा शैली से, इसकी बॉडी लैंग्वेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। हालाँकि वो इससे कुछ कहती नहीं है। बातचीत में पता चलता है कि फारफरे जो है एक्चुअली अमेरिका जा रहा होता है, बस कास्टर ब्रिज में थोड़ा रुका होता है। अचानक से उस पार्टी में पहुँच जाता है भीड़ में, मेयर की बात सुनने, और वहीं से ये ऑफर उसको मिल जाता है मैनेजर बनने का और यहाँ रुक जाता है, रुकने का वो सोच लेता है। हैंचर्ड ने उसको मनाने के लिए सारी शर्तें मान ली। क्रॉस द लिमिट्स का मतलब क्या है? पूरी शर्तें उसने मान ली फारफरे की, तुम जो कहोगे, जितनी सैलरी जैसे सब रहेगा, लेकिन तुम रुको, यहीं रुको किसी तरह से। दूसरी तरफ सुज़ैन क्या करती है, अपनी बेटी के हाथ एलिजाबेथ को भेजती है कि अपने हस्बैंड के पास, पूर्व हस्बैंड के पास, कि एक नोट लेकर के जाओ। और हैंचर्ड जब उस नोट को पढ़ता है तो वो बहुत सरप्राइज्ड और उसे धक्का लगता है कि अरे, सुज़ैन वापस आ गई, अभी भी जीवित है और मेरे पास वापस आ गई। तो वो नोट लिख करके वापस एलिजाबेथ को थमा देता है और कह देता है कि वो उसकी माँ से 8 बजे मिलेगा। सुज़ैन उस नोट को पढ़ती है, मीटिंग का टाइम फिक्स हो जाता है, जगह का, लेकिन वो एलिजाबेथ को अब भी नहीं बताती है कि हैंचर्ड है कौन और वो शाम को मिलेंगे। हैंचर्ड जो है 8 बजे पहुंच जाता है, दोनों की मुलाकात होती है। सुजैन को देख करके, उसकी कंडीशन देख करके उसे बहुत ज़्यादा आघात सा लगता है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह से प्रायश्चित करना चाह रहा है कि जो भी किया वो उसे भूल जाओ। नाउ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू, जैसा भी करोगी, जैसा भी बोलोगी, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट ये एवरी कंडीशन। लेकिन सुजैन कहती है कि अगर मैं डायरेक्ट तुम्हारे साथ चली गई तो अच्छा नहीं रहेगा, लोग क्या कहेंगे, तुम मेयर हो, तुम्हारी रेपुटेशन कहाँ जाएगी। तो कहती है कि मैं न्यूटन की विडो की तरह व्यवहार कर जारी रखूंगी, और अगर तुम्हें मुझे जीतना है तो तुम्हें फिर से मुझसे कॉर्टशिप, मतलब फिर से तुम्हें मुझे मनाना पड़ेगा, लोगों की नज़र में करना पड़ेगा कि हाँ, तुम मुझे मना रहे हो। हैंचर्ड आकर के फारफरे को सब कुछ बता देता है कि कैसे कैसे उसने कभी अपनी अपनी वाइफ को बेच दिया था, ये सब बता देता है। और इसी दौरान जब तक ये गायब थी सुजैन, हैंचर्ड जो था, एक और महिला होती है काफी रोमांटिक और सेंटिमेंटल टाइप की, जिसका नाम मैं बता चुका हूँ, लुसेटा टेम्पलमैन। इससे वो एंगेज होता है, इससे इसका अफेयर चल रहा होता है लुसेटा से। तो वो समझ जाता है कि अब तो मेरी पत्नी आ ही गई है। दोनों शादी करने वाले होते हैं, लुसेटा और माइकल हैंचर्ड। लेकिन हैंचर्ड बोल देता है कोई बात नहीं, अब वो उसको रिजेक्शन का लेटर भेज देता है कि देखो भाई, मेरी पत्नी वापस आ गई है, तो नाउ आई कैन नॉट मैरी यू। हैंचर्ड क्या है, सूजन को काट करना शुरू कर देता है, उससे प्यार करना शुरू कर देता है। लोग बात करने लगते हैं कि अरे यार, अपना मेयर इतना ज्यादा गिर गया है क्या, कि एक विधवा के पीछे पड़ गया है। किसी को ये थोड़ा ना पता होता है कि सुजैन इसकी बेची हुई पत्नी है, और किसी को मेयर का पास्ट तो पता ही नहीं है। सबको हैंचर्ड को मैन ऑफ कैरेक्टर और रेपुटेड और काफी पावरफुल लगता है, तो उन्हें नहीं पता होती हकीकत क्या है। लेकिन ये तो बस अपनी पत्नी को ही पाना चाह रहे हैं फिर से वापस। दोनों, मदर मतलब सुजैन और डॉटर एलिजाबेथ, हैंचर्ड के घर में रहने लगती हैं। दोनों का समय अच्छा कटने लगता है। एक नौकर होता है एबल विटल, इसकी वजह से फारफ्रे और हैंचर्ड के बीच में कुछ मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि हैंचर्ड जो है हेबल विटल को थोड़ा छूट दे रखा है, और फारफ्रे जो है उसको छूट नहीं देता, क्योंकि ये थोड़ा उसको चाटुकार लगता है। कोई बात नहीं, दोनों साथ साथ बहुत सारे मैटर्स को डिसाइड करते हैं, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि फारफ्रे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगता है अपनी पर्सनालिटी और वर्क इथिक्स की वजह से, तो एक जेलिसी पनपने लगती है दोनों के बीच में। जो रिलेशनशिप है दोनों की, मैनेजर और मालिक वाली, उसमें थोड़ी जेलसी पनपने लगी है, धीरे धीरे चीजें बदलने लगी हैं। सुजैन जो है बीमार हो जाती है। हाँ, उससे पहले शादी कर लेता है सबकी नज़र में दोबारा से। और फिर जब चीजें सब सही चल रही होती है, सुजैन जो एक दिन बीमार हो जाती है। बीमार होने के बाद जो है, लुसेटा को याद आता है, अरे कि उसने मैंने बहुत सारे लेटर लिखे हैं हैंचर्ड को, तो उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे सारे लेटर्स मुझे लौटा दो, क्योंकि तुम शादी तो कर नहीं रहे हो और लेटर क्यों रखोगे। दोनों का
टाइम और जगह डिसाइड हो जाता है, लेकिन जब वो पहुंचता है हेंचर्ड तो शी फेल्स टू कम ऑन द डिसाइडेड स्पॉट, और पत्र जो है उसके पास ही रह जाते हैं हेंचर्ड के। सूजन डाई ऑफ इलनेस। अरे ये क्या हुआ, फिर से बेचारी एक्सपायर हो गई। फिर से क्या मतलब, एक बार तो जिंदगी से चली गई थी, इस बार अपनी जिंदगी से चली गई है। 3 हफ्ते बीत चुके हैं सुजन की डेथ को। एलिजाबेथ और हैंचर्ड दोनों बात कर रहे होते हैं, बाप बेटी। और हैंचर्ड को ये नहीं पता होता है अभी तक कि जो एलिजाबेथ है वो मेरी बेटी ना होकर के, मेरी वाली बेटी तो एक्सपायर हो गई थी, और न्यूजन की बेटी है, ये उसको नहीं पता होता है। हैंचर्ड उससे पूछता है कि बेटी बताओ, तुम्हारे पुरानी कुछ बातें याद हैं, या अभी तुम जो विचारशील बैठी हुई हो, तुम्हारे विचार क्या हैं? तो एलिजाबेथ कहती है कि मैं अपने पापा को मिस कर रही हूँ। पापा का मतलब उसका न्यूसन से है ना, क्योंकि उसे नहीं पता कि हैंचर्ड ऐसा था, और ना वो उसकी है भी नहीं। तो उसको लगता है, हैंचर्ड जैसे ही इस बात को सुनता है उसे बहुत बुरा लगता है कि अरे ये न्यूसन को ही अपना पिता समझ रही है, क्योंकि ये गलती मेरी है, मैं ही जिम्मेदार हूँ। अगर मैंने उसको ना ऐसा किया होता तो मेरी बेटी मुझे ही पिता कहती, लेकिन वो न्यूसन को अपना पिता समझ रही है। सुन के हैंचर्ड को बहुत बुरा लगता है। अब वो उसको पूरी बात, मनगढ़ंत कहानी बता देता है कि नहीं मैं ही तुम्हारा असली पापा हूँ, और कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन ये नहीं बताता कि कैसे मैंने तुम्हें बेच दिया था, ये नहीं बताता। ये बता देता है कि हाँ, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, कुछ मजबूरी में मैंने ऐसा-ऐसा किया था, और मैं ही तुम्हारा असली पिता हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मान लेती है एलिज़ाबेथ, और हैंचर्ड को अपना पिता समझने लगती, ठीक है। वो बहुत भोली-भाली होती है। फिर एक दिन कुछ पेपर्स हैंचर्ड सर्च कर रहा होता है। अचानक से उसको एक लेटर मिलता है जिसपे ये भी लिखा होता है कि शुड नॉट बी ओपेंड टिल एलिजाबेथ्स वेडिंग। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मत खोलना। लेकिन हैंचर्ड, एक तो उस पेपर की थोड़ी सील लूज होती है, कुछ ऐसा खास उस पे सील लगी नहीं होती है। दूसरा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि इसमें ऐसा क्या है जो शादी के तक ही उसको खोलना है, उसको खोल के पढ़ने लगता है उस लेटर को, उस नोट को। उसमें क्या लिखा होता है, एलिजाबेथ की सच्ची पहचान, कि वो है क्या। उसमें एक्चुअली मरते हुए सुजैन ने एक लेटर लिख दिया था, एक नोट लिख दिया था, जिसमें उसने एलिजाबेथ की ट्रू आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी थी कि एलिजाबेथ जो है वो हमारी बेटी नहीं है, हमारी बेटी तो खत्म हो गई थी, और ये जो एलिजाबेथ है ये न्यूसन से पैदा हुई बेटी है। नाम सेम रख दिया उसने इसका, एलिजाबेथ। एंचर्ड एकदम डीपली शॉक्ड, उसको बहुत धक्का लगता है कि अरे ये क्या हो गया, मुझे तो सही नहीं था ऐसा। जैसे उसको ये पता चलता है तो एलिजाबेथ से वो नफरत करने लगता है, और इतनी नफरत करने लगता है कि वो उसको बात बात पे टोकता है कि तुम कैसे बात करती हो, रस्टिक गवार हो क्या, कैसे कपड़े पहनती हो। बात बात पे उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई न्यूसन की डॉटर है, अपनी तो है नहीं। बहुत ज्यादा उसको नफरत करने लगता है। अब फारफरे जो है वो एलिजाबेथ से प्यार करने लगता है, और ये बिल्कुल मना नहीं करता हैंचर्ड, क्योंकि वो जानता है कि जैसे ही उनका आपस में कुछ होगा, शादी वादी हो जाएगी, तो मुझे उससे छुटकारा मिल जाएगा। ही वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ हर, बहुत जल्दी छुटकारा पाना चाहता है हैंचर्ड। ये कहीं ना कहीं उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं दिखाया गया इस मामले में। अब एलिजाबेथ, बहुत उसे बुरा लगने लगता है कि क्या हो गया, इनका हैंचर्ड का एटीट्यूड अचानक इतना बदल क्यों गया। लेकिन उसको ये नहीं पता होता है कि उस एलिजाबेथ को कि मेरे पिता को मेरी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई है, उसको नहीं पता होता है। शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड कि रीजन क्या है उसके चेंज्ड एटीट्यूड का। अब अपनी माँ के ग्रेवयार्ड पे जाया करती है कई बार बेचारी, वहां पर जहाँ वो दफनाई गई है सुजैन। तब अचानक वहां पर एक दिन लोसेटा मिल जाती है। लोसेटा से दोनों बातचीत करने लगते हैं, और ये इतनी भोली भाली है कि पहली मुलाकात में लोसेटा को अपनी पूरा पास्ट बता देती है। अब क्योंकि हैंचर्ड का बिहेवियर बदल चुका है, तो एलिजाबेथ अलग रहने का डिसीजन लेती है, जो कि एक दूसरा घर उसने बता रखा है, माइकल हैंचर्ड ने उसको, हाई प्लेस हॉल, कि वहां जाके तुम रह लो, जो कि उसका होने वाला घर था। वहीं के लिए वो चली जाती है, क्योंकि हैंचर्ड को मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है कि एलिजाबेथ क्या कर रही है, कैसे रही है, ही डजंट केयर नाउ। लुसेटा हैंचर्ड को फिर से लेटर लिखती है और कहती है कि अब तो शादी कर ही सकते हैं, क्योंकि सुजैन तो मर ही चुकी है, तो अब तुम फ्री हो, और कितना अच्छा रहेगा, लेट्स गेट मैरिटेड। ये भी बोलती है कि मैंने एक बहुत मुझे संपत्ति मिल गई है किसी रिलेटिव से,
तो मैं पैसे वाली भी हो गई हूँ। हैंचर्ड जो है, जो कि कभी भी लालची नहीं रहा है, फॉर्च्यून हंटर तो कभी रहा ही नहीं है, तो वो उस लुसेटा के लेटर्स को पसंद नहीं करता। उसको लगता है क्या ये करने लगी है, क्योंकि एक तरफ वो उस भावनात्मक जो कमी है उसको, एक तरफ उसकी पत्नी मर गई, दूसरी तरफ उसको ये पता चलता है उसकी जो बेटी है एलिजाबेथ वो भी उसकी बेटी नहीं है। तो इमोशनल ट्रॉमा चल रहा है, और उसी तरफ लुसेटा शादी की बात कर रही है, तो इस समय हेंचर्ड का कोई मन नहीं है लुसेटा से बात करने का। सिचुएशंस पूरी तरह से बदल चुकी हैं, लुसेटा उसका इंतजार कर रही है कि हेंचर्ड क्या बोलता है हाँ या ना कुछ भी, लेकिन किसी सिचुएशंस की वजह से, हालातों की वजह से दोनों मिल नहीं पाते हैं। लुसेटा उसका इंतजार करते करते थक चुकी है, इंतजार ही करती है उसका कि कब हेंचर्ड आकर के बोले कि हाँ लेट्स गेट मैरिड। ऐसा कुछ नहीं बोलता है वो आकर के। लुसेटा की उम्मीदें टूटने लगी हैं। वो इंतजार कर रही होती है कि अचानक एक दिन फारफरे वहां पहुंच जाता है, उसी जगह पर जहां लुसेटा उसका इंतजार कर रही है हेंचर्ड का। वो जाकर के उसको सॉरी बोलता है, अरे अरे सॉरी, मुझे नहीं पता था आप यहाँ पर हो। और उसे पता है कि उसकी तलाश तो हो नहीं रही है, तो सॉरी बोलता है कि सॉरी मैम, आई एम कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड गेस्ट एंड सॉरी, जाना चाह रहा है। लेकिन थोड़ी सी आपस में बात हो जाती है, और वो एक्चुअली आया था एलिजाबेथ से मिलने। जब दोनों की आपस में बात हो जाती है, तो लगभग जैसे नहीं लव एट फर्स्ट साइट वाली बात होती है, लव एट फर्स्ट साइट जैसा किस्सा हो जाता है। लुसेटा को फारफरे से, फारफरे को लुसेटा से प्यार हो जाता है देखते ही देखते, क्योंकि लुसेटा की जो पर्सनैलिटी है वो एलिजाबेथ से बहुत डिफरेंट है। शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल, रोमांटिकली, और काफ़ी आउटस्पोकन है। एलिजाबेथ दूसरी तरफ काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि दब्बू टाइप की सीधी-सादी है, जो कि फारफरे को समझ में नहीं आती स्टार्टिंग में। दूसरी तरफ एलिजाबेथ को नहीं पता होता है कि लुसेटा और फारफ्रे की मुलाकात हो गई है, क्योंकि फारफ्रे को एलिजाबेथ पसंद कर रही होती है, दोनों के बीच में थोड़ा सा अफेयर होता है। लेकिन अब उसको ये नहीं पता चला होता है कि फारफ्रे से भी लुसेटा मिल चुकी है। वो इस बात से खुश है, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं, लुसेटा और ये एलिजाबेथ। तो इस बात से वो खुश है कि चलो कम से कम लुसेटा जो है उसके साथ रह रही है, इसी बात से वो खुश है। दूसरी तरफ एक दिन मार्केट की सुबह, जहाँ वो मार्केट जाते हैं, वो इंट्रोड्यूस कराती है लुसेटा को किससे, अपने पिताजी से और फारफरे से। लेकिन इस बात से वो सरप्राइज होती है कि दोनों पहले से ही जानते हैं लुसेटा को। अब वो इतनी सीधी, उसे पता ही नहीं है भाई, हैंचर्ड का उससे अफेयर था और फारफरे उससे मिल चुका है, ये बात एलिजाबेथ को नहीं पता थी। लुसेटा उसको अपनी इमेजिनरी कहानी बता देती है कि मैं ऐसे सी हूँ, और एलिजाबेथ बहुत ही भोले वाले ढंग से उसका भरोसा कर लेती है कि हाँ ठीक है, जबकि ये उसकी कहानी होती है। वो ऑब्जर्व करती है कि फारफरे जो है और लुसेटा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। फारफरे का इंटरेस्ट अब एलिजाबेथ से चेंज होकर के कहाँ पहुंच गया है, लुसेटा के प्रति। हैंचर्ड लुसेटा को की जो मैरिज प्रपोजल भेजता है, तो लुसेटा इस बार मना कर देती है। पहले हैंचर्ड ने मना किया था, इस बार लुसेटा मना कर दी, क्योंकि उसको अब नया, जो कह सकते हैं कि नया इंटरेस्ट फारफरे के रूप में मिल गया है, और वो भी अच्छा खासा उससे कम उम्र का है। दूसरा काफी हैंडसम है और पॉपुलर है। चीजें वो जानती है ना कि ये गाड़ी चलने वाली है और ये रोड के किनारे खड़ी रहेगी, तो फारफरे में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। एलिजाबेथ ये तो समझ जाती है कि लुसेटा की जो इंक्लिनेशन, मतलब उसके जो रुझान है वो किसकी तरफ है। और वो ये भी जानती है कि हैंचर्ड और फारफ्रे दोनों ही लुसेटा के प्यार में पागल हैं। ये वो समझ जाती है, कितनी भी भोली हो लेकिन इतना तो वो समझ ही जाती है। हैंचर्ड अब समझ गया है कि उसका जो मुख्य, जो विरोधी है, राइवल है, वो कौन है, फारफ्रे। और अब यहाँ से लव ट्रायंगल शुरू हो जाता है। दोनों एक ही महिला के पीछे पागल हैं, और जेलसी जो कि प्यार से शुरू होती है, कटशिप से शुरू होके कहाँ पहुंच जाती है, बिजनेस मैटर्स में। बिजनेस मैटर्स पहुंच जाती है, तो हैंचर्ड तुरंत फारफरे को निकाल करके जो जॉब है उसको बना देता है अपना बिजनेस मैनेजर। फारफरे को जॉब से निकाल देता है। फारफरे को जॉब से निकालने के बाद फारफरे अपना अलग बिजनेस शुरू कर देता है। हैंचर्ड अनुमान लगाता है और एक फॉर्च्यून टेलर के पास जाता है, भविष्य वक्ता के पास जाता है, उससे पूछता है मौसम कैसा रहेगा। वो बोल देता है कि मौसम तो इस बार बहुत बुरा रहेगा, बारिश होगी और अनाज बहुत कम पैदा होगा। तो हैंचर्ड बहुत ज्यादा अनाज खरीद लेता है ऊंचे दामों में, ये सोच के कि जब ये मौसम खराब होगा, अनाज सबका खराब हो जाएगा, तो मैं उसको बहुत ऊंचे दाम पे बेच के फायदा कमाऊंगा। ऐसा कुछ होता नहीं है, मौसम अच्छा होता है, क्योंकि भाई भविष्य वक्ता भविष्य अपना नहीं जानते होते हैं, कई बार दूसरे क्या बताएंगे। और हैंचर्ड
बहुत ज़्यादा नुकसान सहता है, इतना नुकसान सहता है कि मान के चलो वो बर्बाद हो जाता है दोबारा उस अनाज को बेचने में। फार्फरे जिसने अपना अलग बिज़नेस शुरू किया था, ज़बरदस्त प्रॉफ़िट कमाता है और बहुत ज़्यादा अमीर बन जाता है देखते-देखते। एलिज़ाबेथ सुनती है कि फार्फरे को जॉब से निकाल दिया गया। दोनों के हेंचर्ड और फार्फरे के बीच में जेलसी भी आ चुकी है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसकी वजह क्या है। वो वजह क्या होती है? लव ट्रायंगल, लुसेटा, जो कि उसको नहीं पता होता है कि सब कुछ लुसेटा की वजह से हो रहा है। कोई बात नहीं, एक दिन एक केस आता है उसके दरबार में, मेयर के दरबार में, जिसमें वही फर्मिटी वुमन आ जाती है और वो आकर के जब देखती है कि मेयर है यहाँ पर, वही हेंचर्ड, तो उसको बोलती है कि भाई ये क्या सुनाएगा कहानी? कि ये क्या डिसीजन देगा? ये तो ऐसा इंसान है जो कि बेवड़ा है, दारूबाज है, इसने 20 साल पहले अपनी खुद की बीवी बेच दी थी। तो इसमें मुझ में अंतर क्या रह गया? अगर मैं दारू बेचती हूँ तो ये तो बेवड़ा है, तो पीता है। तो एक जैसे हैं, ये डिजर्व नहीं करता है जज बनना और ये बेकार है। हैंचर्ड की रेपुटेशन जो इतने साल में उसने बनाई थी, वो विदिन सेकेंड्स डिस्ट्रॉय हो गई क्योंकि लोगों को लगता था हैंचर्ड बहुत मैन ऑफ कैरेक्टर है, किसी को पता ही नहीं था कहाँ से आया कैसे क्या, लेकिन अब सबको पता चल गया अरे ये तो बेकार है। और हैंचर्ड भी अपने आप में सोचने लगता है कि अरे ये मैंने क्या कर दिया और मैं भी वास्तव में डिजर्व नहीं करता कि मैं जज बनूं क्योंकि मैंने ऐसा क्राइम किया हुआ है पास्ट में। लुसेटा भी सोचती है कि चलो थैंक गॉड मैं बच गई, मैंने ऐसे गंदे पास्ट या गंदे भूतकाल वाले व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं किया जो अपनी पत्नी को ही बेच देता है, ऐसे इंसान के साथ मैंने शादी नहीं की, ऐसा वो सोचती है। दूसरी तरफ अगले दिन दोनों लेटर देने की बात होती है कि चलो मैं लेटर तुम्हारे दे देता हूँ या जो भी। मुलाकात तय होती लुसेटा और हेंचर्ड की। लुसेटा को एक सांड अटैक कर देता है, किसी तरह से बेचारी उससे हेंचर्ड के टाइमली आ जाने से वो बच जाती है, उसकी जिंदगी बचा देता है हेंचर्ड। लुसेटा उसी समय एंचर्ड को बता देती है कि अब मेरा स्टेटस बदल चुका है, नाउ आई एम मैरिड टू फारफ्रे, मेरी और फारफ्रे की शादी हो चुकी है। इस बात को सुनने के बाद हैंचर्ड की सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई, ध्वस्त हो गई। बहुत उसे गुस्सा आता है लेकिन फिर भी अपने आप को वो शांत रखता है कि भाई फारफ्रे क्या क्या छीनेगा मुझसे, मेरा बिजनेस रेपुटेशन और लुसेटा ये भी उसने सब कुछ मुझसे छीन लिया है। लुसेटा एलिजाबेथ को अपनी बताती है मैरिज के बारे में कि मैंने फारपरे से शादी कर ली है। एलिजाबेथ जो कि फारपरे को पसंद करती थी, बड़े ध्यान से अनसिम्पैथेटिकली सुनती है उसकी स्टोरी को। लेकिन वो इतनी अच्छी है कि वो लुसेटा के प्रति कोई भी मन में दुर्भावना नहीं रखती है। वो कहती है चलो कोई बात नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा, जो मेरी किस्मत थी। हैंचर्ड की जो अचीवमेंट्स थे अभी तक वो उस फर्मिटी वुमन के उस रिविलेशन से उसने बता दिया कि कैसा क्या हुआ, कैसा है ये बेकार इंसान। वो सब धूमिल हो गए, सारी उसकी रेपुटेशन सब कुछ धूमिल हो गया। साथ ही साथ उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। दूसरी तरफ उसका इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया है और धीरे-धीरे वो बैंकरप्ट दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। सब कुछ उसका छिन गया। जब नीलामी हो रही होती है, तब हैंचर्ड कहता है कि ठीक है, मैं अपने जो मेरा घर है, मुझसे बिलोंगिंग जो चीज़ें हैं, फर्नीचर या जो भी तमाम है, वो सब मैं क्रिप्टर्स को दे देता हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं, हमें आपका ये सब पर्सनल बिलोंगिंग नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं। क्या है कि जो चीज़ें होती हैं, वो धीरे-धीरे रिप्लेस कर ली जाती हैं। हैंचर्ड की जो चीज़ें हैं, वो फारफरे के पास पहुँच जाती हैं, या उनका नाम बदल दिया जाता है। उसका घर और फर्नीचर कौन खरीदता है? फारफ्रे। जैसे एक धड़कन फ़िल्म है, अगर आपने देखी हो, ठीक वैसी-वैसी कहानी हो रही है यहाँ पर। हैंचर्ड जो है, वो कहता है कि एक दिन लगता है फारफ्रे इतना बढ़ रहा है, इतना सब कुछ खरीद रहा है। एक दिन लगता है कि वो मेरी बॉडी और मेरी सोल दोनों ही खरीद लेगा। मेरी आत्मा, शरीर भी खरीद लेगा और मैं उसका गुलाम बन के रह जाऊँगा। अपने दिवालियापन के दौरान हैंचर्ड का बिहेवियर थोड़ा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा कोशिश वैसा नहीं करता, उल्टा-सीधा। और जब हैंचर्ड फार्परे से मिलता है तो फार्परे उससे बहुत ही सिंपैथेटिकली बिहेवियर दे करता है। ऐसा नहीं है फार्परे बेकार हो, फार्परे अच्छा है। लेकिन यही हालात, किस्मत, तमाम चीज़ें, वो हैंचर्ड को कहता है कोई बात नहीं, तुम चाहो तो मेरे घर में रह लो और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हैंचर्ड उसकी इस दया और उदारता से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। हैंचर्ड जो कि पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है,
अपनी उस कसम को तोड़ देता है कि मैं 21 साल तक नहीं पीऊंगा। अब 21 साल हो भी चुके हैं और वो उस कसम को तोड़ देता है, फिर से पीना शुरू कर देता है। पीने के बाद फिर से अपना वो पास्ट याद करने लगता है कि कभी मैं क्या था, क्या से क्या बना था, कभी मैं अर्श पे पहुंचा था, आज फर्श पे हूँ। सारी बातें वो याद करने लगता है, चाहे वो लुसेटा हो, चाहे उसका सम्मान हो, चाहे उसका बिजनेस, सब कुछ वो याद करने लगता है। लुसेटा हैंसर्ड को एक लेटर लिखती है, उसको कहती है कि जब कभी मैं तुमसे मिलूं तो अब मुझसे तहजीब से पेश आना, क्योंकि अब मैं फारपरे की वाइफ हूँ और धीरे धीरे फारपरे जो इलेक्शन होता है तो इस बार मेयर जो है वो बन जाता है फारपरे, और ये हो जाते हैं दिवालिया और बेकार। हैंचर्ड की सब कुछ पूरी जिंदगी बदल गई और मेयर कौन बन चुका है? फारपरे। अगली सुबह एलिजाबेथ और फारपरे जो है वो मिलते हैं और एलिजाबेथ अपनी कहानी बताती है उसको, अपने फियर्स मतलब अपनी फीलिंग्स के बारे में बताती है, लेकिन फारपरे नहीं समझ पाता कि वो कहना क्या चाह रही है, क्योंकि फारपरे ने अभी एलिजाबेथ को उस ढंग से समझा नहीं था। फारपरे इस बात को जानता है कि उसके इंटेंशंस हैंचर्ड के क्या हैं। एलिजाबेथ बता देती है फारपरे को कि हैंचर्ड उससे और नफरत करता है, तमाम बातें। तो फारपरे उसकी मदद करने वाला होता है, लेकिन जैसे ही पता चलता है तो उसकी मदद का प्रपोजल ड्रॉप कर देता है। अब जब हैंचर्ड को ये पता चलता है तो उसका जो कड़वापन है फारपरे को लेकर के और बढ़ जाता है, गुस्सा और बढ़ जाता है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो। हैंचर्ड अपनी फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट में अब लुसेटा का फायदा उठाना चाहता है, क्योंकि वो उसकी प्रेमिका रह चुकी है। वो पत्र जो कि इसके पास थे, अभी भी उसके घर में है, जो कि फारपरे ने खरीद लिया है जो घर, उसमें अभी पत्र हैं। और हेंचर्ड उन पत्र को प्राप्त कर लेता, फारपरे से कहता है भाई देखो मैं तुम्हारे घर में मेरे कुछ पेपर्स रह गए। फारपरे कहता है कोई बात नहीं, आओ ले जाओ, परमिशन दे देता है। उसको ही नहीं पता होता ये क्या है। उन पत्रों को ये प्राप्त कर लेता है, उसी फारपरे के सामने उसके घर में बैठ करके पढ़ने लगता है। उसके घर में बैठ करके पढ़ने लगता है और पढ़ने के बाद फारपरे से पूछता है हेंचर्ड कि आपकी क्या राय है, ये जो पत्र जिस महिला के हैं वो कैसी रही होगी। तो फारपरे कहता है कि लगता है वो बहुत ही दिलफेक मिजाज की रही होगी, क्योंकि इतना इतना सब उसने सब कुछ लिखा हुआ है, काफी मौकापरस्त रही होगी। वो फारपरे लुसेटा के बारे में अच्छा नहीं बोलता, उसको नहीं पता होता ये मेरी बीवी है जिसके बारे में पत्र हैं। खैर, वो नहीं समझ पाता हैंचर्ड की इस बातों को, और हैंचर्ड भी उसको क्लियरली बताता नहीं है कि आखिर ये पत्र हैं किसके। यहाँ पे वो रुक जाता है चुपचाप। लुसेटा बेचारी सुन लेती है सारी रीडिंग की, फारपरे सुन रहा है, लेटर्स पढ़े जा रहे हैं हैंचर्ड के द्वारा, और वो बहुत डर जाती है। उसको लगता है कहीं ऐसा ना हो हैंचर्ड एक दिन वो पूरा मेरा रहस्य रिवील कर दे और हमसे दोनों से बदला ले, क्योंकि फारपरे से नाराज है, मुझसे भी नाराज है। बदले के चक्कर में कहीं बर्बाद ना कर दे, ऐसा ना हो जाओ। यही हो जाता है बाद में, भले जानबूझ कर ना सही, लेकिन अनजाने में होता यही है आगे नॉवेल में। वो डिसाइड करती है कि मैं रिक्वेस्ट करूंगी हैंचर्ड से कि भाई जो भी है मेरे सारे लेटर्स लौटा दो, क्योंकि ये एक तरह से बॉम्ब है, कभी भी फट सकते हैं। हैंचर्ड से मीटिंग फिक्स होती है लुसेटा की। अब जब हैंचर्ड उसको देखता है तो उसकी पैथेटिक कंडीशन को देखने के बाद मान जाता है चलो अच्छा ठीक है, दे दूंगा तुम्हारे लेटर। नहीं करना, क्या करना मुझे तुम्हारे लेटर्स का, है ना। आजकल की दुनिया में लोग ऐसा नहीं करते हैं, आजकल लोग मैसेजेस को, वीडियोस को क्या क्या करते हैं पहले, बाद में फिर वायरल करके एक्सप्लॉइटेट करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। खैर, यहाँ पर हार्डी ने ऐसा नहीं दिखाया, वो कहता है चलो ठीक मैं लेटर दे दूंगा, और मुझे क्या करना तुम्हारे लेटर्स का। और वो ये भी कहता है कि देखो मैंने प्रॉमिस कर दिया तो कर दिया, क्योंकि आई एम ए मैन ऑफ वर्ड्स, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। हेंचर्ड उन लेटर्स को पैक करता है और जॉब जो कि उसका मैनेजर है उसको दे देता, मैनेजर था कभी, उसको दे देता है और कहता है ले जाकर के लुसेटा को दे दो। जॉब जो कि पहले से ही लुसेटा के खिलाफ उसके अंदर दुर्भावना है, क्योंकि उस लुसेटा ने उसकी हेल्प नहीं की थी किस मामले में, जॉब दिलवाने में फारपरे के पास। अब उसके साथ वो लेटर्स को पढ़ने लगता है, उसके मन में ग्रज तो थी लुसेटा के प्रति, और जब पढ़ता है तो बहुत खुश हो जाता है, कहता है वाह अब मिला मुझे अच्छा तरीका लुसेटा को बर्बाद करने का। द मीन्स टू रुइन हर। ही वेंट टू एन इन, एक इन में गया, पीटर्स फिंगर जिसका नाम था, और वहीं पर फर्मिटी वुमेन फिर से मिल जाती है। ये फर्मिटी है कि पता नहीं क्या है, पता नहीं, बड़ी बेकार महिला है। ये मिल जाती है और ये उससे पूछती है जॉब से कि भाई ये क्या लेकर जा रहे हो अपने बगल में दबा करके। तो वो कहता है कि इट इज द पैशन ऑफ लव,
जॉब कहता है कि लेटर्स जो हैं, इट इज़ द पैशन ऑफ लव। तो वो कहती है, अच्छा, अच्छा, पढ़ोगे सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। अब जॉब को क्या मतलब है किसी की ज़िंदगी से, क्या कैसे? समझ तो जाता है लुसेटा हेंचर्ड का मामला है। उसके द्वारा जब वो उत्साहित किया जाता है, उकसाया जाता है, तो पढ़ने लगता है और उन लेटर्स को लाउडली पढ़ता है पब्लिक में, इनमें जहाँ सारे लोग सुनते हैं। जो लोग सुनते हैं सब बहुत मज़ा लेते हैं, वाह! मज़ा आ गया। और लुसेटा को सोचते हैं कि जो स्किमिटी राइड है, एक्चुअली ये पब्लिक शेमिंग की एक प्रथा हुआ करती थी, जिसमें कोई इंसान कभी इमोरल एक्ट किया करता था, तो एक पुतला बना करके गधे पर बिठा करके पूरे शहर में घुमाते थे वो लोग। तो स्किमिटी राइड क्या है? इट्स लाइक पब्लिक शेमिंग प्रोसेस कह सकते हो कि पब्लिकली जिसको शेम किया जाता था, वैसी ये एक प्रथा हुआ करती थी उस समय। तो कहते हैं कि इस बार स्किमिटी राइड का हमें एक अच्छा टॉपिक मिल गया। कौन मिल गया? लुसेटा। ये अच्छा टॉपिक है, इसको लुसेटा और हैंचर्ड दोनों को हम क्यों ना मजा लेते हैं, पुतला बना के पूरे शहर में घुमा देते हैं गधे पे बिठा के। तभी एक राजसी व्यक्ति, राजा परिवार का व्यक्ति कास्टम ब्रिज में विजिट करने वाला होता है। लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि ठीक है, राजा का प्रतिनिधि हमारे यहाँ आ रहा है और वो उसको वेलकम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फारप्रे कहता है कि भाई देखो, मैं तो मेयर हूँ, मुझे सारे अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, तो तुम लोग देख लो, मैं इतना नहीं कर पाऊंगा। हेंचर्ड कहता है, नहीं नहीं, मैं करूँगा ये सारे काम, क्योंकि वो अपना एक तरह से दिमागी संतुलन खो चुका है फ्रस्ट्रेशन में। वो कहता है कि मैं अभी भी मेयर हूँ वर्चुअली, और मैं उसको रिसीव करूँगा। और वो इस बात पे जोर देता है कि मैं ही हूँ इम्पोर्टेंट। लेकिन कॉर्पोरेट जब उसको बहुत मना करता है, हेंचर्ड नहीं मानता है, तो हेंचर्ड भीड़ से घुसता हुआ पहुंच जाता है हाथ मिलाने। और जैसे ही पहुंचता है हाथ मिलाने उस राजा से, या राजा का प्रतिनिधि जो भी हो, फारप्रे उसको उसके कंधे से पकड़ता है और गुस्से में बहुत रूडली बोलता है कि इतना मना करने के बाद भी तुम माने नहीं। उसको कहता, भागो यहाँ से, रूडली टू बी ऑफ। हेंचर्ड इस बिहेवियर से, फारप्रे के इस बिहेवियर से बहुत दुखी हो जाता है। उसका गुस्सा और जेलसी पहले से ही है और ज्यादा इंक्रीज हो गई। कहता, बेटा तुम्हें किसी दिन बताऊंगा कि क्या होता है एंगर। हैंचर्ड इतना ज्यादा दुखी है कि वो डिसाइड कर लेता है कि अब जो मामला सुलझेगा फारप्रे और मेरे के बीच, वो सिर्फ एक डुअल से ही सुधरेगा, लड़ाई से ही सुधरेगा। दोनों का प्लेस तय हो जाता है कि कहाँ पर लड़ाई होनी है। अपना वो, क्योंकि हैंचर्ड फारप्रे से फिजिकली स्ट्रांग है, तो वो अपना एक लेफ्ट हैंड घायल करके आता है, ये दिखाने के लिए कि देखो, मैं एक हाथ से लड़ूंगा, तो अपने दोनों हाथ लगाओ, जिससे कि लड़ाई जो है वो इक्वल लेवल की होगी। इक्वालिटी में भरोसा बहुत करता है। लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं दोनों के बीच में, और हैंचर्ड जीत जाता है एक हाथ से भी, और लगभग जीत की दहलीज पर होता है फारप्रे को ऊंचाई से नीचे फेंकने के लिए। और उससे वो पूछता है कि बोलो, मार डालूं तुम्हें? तो फारप्रे कहता है कि बिल्कुल मार सकते हो, तुम तो चाहते ही हो कि मैं मर जाऊं। जब ये फारप्रे बोलता है, तो हैंचर्ड को पता नहीं क्या है, पश्चाताप की भावना आ जाती है, और फारप्रे को छोड़ देता है कि ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी। और उसको मारता नहीं है। फारप्रे चुपचाप वहां से चला जाता है, और जानते हुए वो अपना प्लान बदल देता है कि डार्थ माउथ कोई जगह है, वहां जाएगा, वापस कास्टर ब्रिज नहीं आएगा। हैंचर्ड भी खुश नहीं होता है उस लड़ाई को जीतने के बाद भी, और बहुत ही दुखी होकर के वो घूमने लगता है। अगले दिन स्किमिटी राइड शुरू हो जाती है। लोगों ने प्लानिंग कर ही ली थी। 2 पुतले बनाए गए, लुसेटा और हैंचर्ड के, गधे पर बिठाए गए, और उनको पूरे शहर की गलियों में घुमाने लगे वो लोग। लुसेटा सुबह-सुबह उठी, बहुत खुश होती है, खुशमिजाज, ये प्रेग्नेंट भी होती है, तो अपने बच्चे के बारे में सोच रही होती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है उन फिगर्स को, एफजीज को, गधों पर बैठे हुए, और लोग नारे लगा रहे हैं, शेम शेम चिल्ला रहे हैं, तो समझ जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। खूब समझ जाती है कि लुसेटा मैं ही हूँ और हैंचर्ड है, और लेटर वाली बातें जो हुई थी, वो सब लोग गा गा के सुना रहे हैं कि हाँ, कैसे बोलती थी उसको। उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता है। तभी एलिज़ाबेथ वहाँ आ जाती है, वो दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन लुसेटा उससे पहले सब कुछ देख चुकी है। उसको इतना सदमा लगता है कि बेचारी अब क्या करे, और वो बेहोश हो जाती है। बेहोश हो जाती है तो सारे जो शिकायत बनाने वाले हैं, जो मज़ा लेने वाले होते हैं, वो खूब उसकी मज़ाक बनाते हैं। पुलिस आती है और उनको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग पहले से ही अपना पूरा काम कर चुके हैं। लुसेटा बेहोश जब हो चुकी है, डॉक्टर बुलाया जाता है।
डॉक्टर कह देता है कि भाई ये मामला बहुत सीरियस है क्योंकि लुसेटा प्रेग्नेंट है, उसको आघात लगा है, वो अपनी बदनामी सहन नहीं कर पाई। हैंचर्ड वापस आ रहा होता है जहाँ उसने कुश्ती लड़ी थी फारफरे से, वहां से वापस आ रहा होता है। उसको पता चलता है कि उसने वही प्रोसेशन देख लिया कि पुतले, ये लोग यहाँ से तो भाग गए थे पुलिस आई, लेकिन दूसरी जगह प्रोसेशन गुजर रहा था, वहां से हैंचर्ड ने देखा और वो समझ गया ये क्या हो रहा है। और ये भी उसने सुना कि लुसेटा जो है वो लगभग मरने वाली है, शी वॉज एट द वर्ज ऑफ डाइंग। तो उसने खुद सोचा कि मैं फारफरे को जाकर बता दूं कि तुम्हारी बीवी मरने वाली है और तुम्हें तुरंत घर पहुंचना चाहिए। ऐसा वो सोच करके चलता, क्योंकि उसको पता था कि फारफरे गया कहाँ है। फारप्रे जब उसको मिलता है, हेंचर्ड उसको बोलता है कि भाई तुम्हारी बीवी मरने वाली, जल्दी घर जाओ। फारप्रे उससे नफरत करने लगा है, वो हेंचर्ड को देखना नहीं चाहता, वो दूसरा रास्ता बदल लेता है। फारप्रे इसकी बात का भरोसा भी नहीं करता, ये क्या कह रहा होगा। इसकी वजह से उसका घर पहुंचना और डिले हो गया। फारप्रे के जाने के बाद हेंचर्ड सोचने लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा हो गया हूँ, अपने अपने किस्मत और भूतकाल भविष्य सब सोचने लगता है। अब को सोचता है कि चलो कोई नहीं, जो स्टेप डॉटर है मेरी एलिजाबेथ, मैं उससे ही अपने संबंध को सुधारूंगा, मैं उसको अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगा, जो भी है सो है, ऐसा सोचकर वो चल देता है। फारप्रे घर लौटता है और उसको ये जान करके धक्का लगता है कि क्या क्या हो रखा है, इतना सब कुछ स्किम राइट तमाम बातें उसको पता चलती हैं। वो उसने इस बात का उसे रिग्रेट होता है कि उसने हेंचर्ड की बात नहीं मानी, थोड़ा और पहले आया था। लुसेटा बहुत ज़्यादा राहत महसूस करती है उसकी प्रेजेंस में, उसको बता देती है कि उसकी रिलेशनशिप हेंचर्ड के साथ कैसी थी, क्योंकि स्किमिटी राइड वाली बात पता ही चल गई है। कोई बात नहीं, अगली सुबह लुसेटा मर जाती है। एलिजाबेथ बेचारी पूरी रात वहां बैठती है, उसका जो भी बनता है सेवा करती है, और उसके बाद हेंचर्ड के पास हारी थकी आ जाती है। हेंचर्ड उसको पा करके वापस आकर के मेरी बेटी आ गई बहुत खुश हो जाता है। वो थकी हुई होती है, इस वजह से रात भर की जागी हुई होती है, इस वजह से वो सो जाती है। हेंचर्ड मन में सोचने लगता है कि चलो ठीक है, मैं अपनी बेटी के साथ अपने संबंध सुधारूंगा और मैं उसको नहीं मानूंगा कि स्टेप है, उसको अपनी रियल डॉटर जैसा प्यार दूंगा। एलिजाबेथ जब सो रही होती है तभी दरवाजे पर एक नॉक की आवाज आती है, कोई खटखटा रहा है। मान के चलो इनके बुरे दिन आ गए हैं। जैसे ही हेंचर्ड दरवाजा खोलता है, एलिजाबेथ तो सो ही रही है, तो क्या देखता है कि न्यूसन आ गया है। ये भूत बन के आ गया क्या, ये तो समुद्र में डूब गया था, लेकिन पता नहीं जो भी हो, आत्मा के रूप में डायरेक्ट आकर के खड़ा हो गया। मैं मजाक में कह रहा हूँ, डायरेक्ट आकर के खड़ा हो जाता है। कहाँ से आ जाता है पता नहीं चलता। वो बता देता है पूरी कहानी कि किस तरह से सुजैन मेरे साथ रहती थी और ये मेरी बेटी है, तुम्हारी बेटी मर गई कुछ दिनों बाद, और वो मेरे साथ खुश नहीं थी, उसे लगता था कि वो पाप कर रही है, तो मैंने उसको आज़ाद कर दिया था कि ठीक है तुम जाओ और तुम आज़ाद हो। लेकिन तभी मैं वहाँ पे फँस गया तूफ़ान में और मुझे लोगों ने मरा समझ लिया। मुझे तुम्हारी सुल्तान से मतलब नहीं है, मुझे अपनी बेटी से मतलब है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। बस मेरी बेटी से मेरी मुलाकात करा दो। हेंचर्ड उसको झूठ बोल देता है, कहता है जिस तरह से तुम्हारी बीवी मर गई, वैसे ही तुम्हारी बेटी भी 1 साल पहले मर गई, दोनों मर गई। हेंचर्ड इस बात जो झूठ बोलता है वो जानबूझ के नहीं बोलता है, वो नेचुरली ही उसके मुंह से निकल जाता है, क्योंकि अभी अभी उसने सोचा था कि मैं अपने संबंध सुधारूंगा अपनी बेटी से, और अगर वो भी चली गई इस न्यूजन के साथ, तो यही उसका एकमात्र सहारा है, वो भी छिन जाएगा। सेलर न्यूजन बहुत ज्यादा भोला भाला है, उसने हेंचर्ड की बात का भरोसा कर लिया और वहां से चला गया। अब उसने ये भी सोचा कि जो सेलर है वो किसी तरह रह सकता है अपनी बेटी के बिना, लेकिन मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरा जो एकांतपन है वो मुझे खा जाएगा यदि ये मेरे साथ नहीं रही। एलिजाबेथ सो करके उठ गई। उसको नहीं पता कि क्या क्या हो गया, उसका असली पिता यहाँ आया था, उसको नहीं पता होता है। शी वॉज मूव्ड बाय हैंचर्ड्स चेंज बिहेवियर। अब क्योंकि अब देखती है हैंचर्ड फिर से उससे प्यार करने लगा है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, उससे प्रॉमिस करती है कि हाँ अब मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। हैंचर्ड को बहुत दुख होता है, गिल्टी फील होता है कि मैंने क्या कर दिया, और वो सुसाइड करने की सोचने लगता है कि चलो मैं मर ही जाऊं, क्योंकि मैं बहुत पापी हूँ, झूठ बोलता हूँ, क्या क्या मैंने एक बेटी को उसके पिता से अलग करा दिया। वो एक नदी के पास पहुंचता है, लेकिन जब पहुंचता है नदी के पास एक लोनली एरिया में, तो देखता है कि कोई लाश ऑलरेडी डूबी हुई तैर रही है, और वो हैंचर्ड जैसी लग रही है, जो कि उससे डबल है। इसको देख करके वो डर सा जाता है, उसका मन बदल जाता है।
और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं सुसाइड नहीं करूँगा, और वो वहाँ से अपने विचार बदल के वापस आ ही रहा होता है कि बेचारी एलिज़ाबेथ इसकी तलाश में निकल जाती है, इसको रास्ते में ही मिल जाती है, पूछती है आप कहाँ गए थे? तो हेंचर्ड झूठ बोल देता है कि बस मैं यूँ ही टहलने निकल आया था। ये नहीं बताता कि मैं सुसाइड करने के हिसाब से गया हुआ था। अब जो टाउन काउंसिल है, क्योंकि मेयर फारफुरे हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हेंचर्ड की मदद कर दी जाए, क्योंकि पूर्व मेयर है, जैसे अपने यहाँ पूर्व प्रधान, पूर्व विधायक होते हैं, उसी हिसाब से चलो उसकी मदद कर दी जाए, जो कि अपनी बेटी के साथ रह रहा है, कंफर्टेबली रहता रहे, ऐसा वो सोचते हैं। फारप्रे एडजस्ट कर चुका है, लुसेटा की मौत से आगे बढ़ चुका है, और अब उसने अपना इंटरेस्ट फिर से एलिजाबेथ की तरफ मोड़ दिया है। फिर से वो उसको कर्ट करने लगा, उसको मनाने लगा, शादी के लिए प्रपोज करने के बारे में सोचने लगा, आगे के भविष्य के बारे में सपने देखने लगा एलिजाबेथ के साथ। हेंचर्ड ने जब ये देखा कि अब तो फारफरे एलिजाबेथ से प्यार करने की सोच रहा है, या कर रहे हैं, जो भी है उनकी अफेयर शुरू हो गया है, तो वो एक्सट्रीमली पजेसिव फील हो जाता है। उसको लगता है कि फिर से एलिजाबेथ मुझसे दूर हो जाएगी, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। तो वो पसंद नहीं करता इस अफेयर को। वो सिर्फ और सिर्फ एलिजाबेथ को अपने साथ रखना चाहता है, जिससे कि अपनी बेटी की तरह वो उसको अपने बुढ़ापे में अपना सहारा, एक इमोशनल सहारा ढूंढ रहा है अपनी बेटी में। वो फारफरे के प्यार को पसंद नहीं करता है, क्योंकि फिर से कहीं न कहीं वो उसका जो एकांतपन है, वो उसको खतरनाक मोड़ पे ला करके खड़ा कर देगा, और वो बर्बाद हो जाएगा। 2 साल हो जाते हैं इसी बात को धीरे-धीरे, और दोनों फारफरे एलिजाबेथ काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं। उनकी प्यार की कहानियाँ पूरे शहर में शुरू हो चुकी हैं। थ्री बैंगनर्स जो इन है, वहाँ लोग अक्सर बैठ के गपशप करते हैं। सब कहते हैं कि एलिजाबेथ ने फारफरे की भावनाएँ एक्सेप्ट करके फारफरे को ऑब्लाइज किया है, क्योंकि एलिजाबेथ ऑलरेडी अपने आप में अच्छी महिला है। और एक दिन अब हेंचर्ड ने भी मन बना लिया है कि चलो कोई बात नहीं, जब एलिजाबेथ की खुशी में ही मेरी भी खुशी है, वो मान लेता है, ठीक है, शादी हो जाएगी, कोई बात नहीं। एक दिन वो देख रहा होता है अपने टेलीस्कोप से फारफरे और एलिजाबेथ की मीटिंग, तभी उसको दिखता है कि न्यूसन भी वहीं बगल में कहीं होगा, वो इंतजार कर रहा है एलिजाबेथ के आने का। अब वो समझ गया कि आज या कल मेरा जो सीक्रेट है झूठ बोलने वाला, वो पकड़ा जाएगा, और फिर से एलिजाबेथ मुझसे नफरत करने लगेगी, और वो नफरत मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो डिसीजन लेता है कि मैं कास्टर ब्रिज छोड़ के चला जाता हूँ, क्योंकि एलिजाबेथ फारफरे के प्यार में ऑलमोस्ट पागल है ही है, और वो फारफरे अच्छा व्यक्ति है। ये बात हेंचर्ड भी जानता है कि फारफरे अच्छा व्यक्ति है, और दोनों का एक अच्छा बॉन्ड भी है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। तो एलिज़ाबेथ उसको रोकने की कोशिश करती है कि आप कहाँ जाएँगे, आप नहीं जाइए, लेकिन वो डिसाइड कर चुका है कि नहीं, नहीं, मैं तो जा ही रहा हूँ, मुझे जाने दो। ये भी कहता है कि मुझे जाने दो, नहीं तो मेरे पाप, जिस दिन पापों का घड़ा फूटेगा तो बेटी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो नहीं समझती है क्या कहना चाहता है, और वो उसे नहीं पता होता है कि इसने मेरे पिता को, असली पिता को झूठ बोल के भगा दिया था। वो यही सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है, चला जाता है। 6 दिन चलने के बाद फिर से आ जाता है कहाँ? वीडन प्रायर्स में। वीडन प्रायर्स क्या है? वही गाँव जहाँ कभी इसने 21 साल पहले अपनी बीवी और बेटी को बेच दिया था हैंचार्ड ने। वहाँ आकर के फिर से उसको फ्लैशबैक की तरह सारी चीज़ें चलने लगती हैं उसके मन में कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसको पता चलता है एलिज़ाबेथ की शादी होने वाली है। अब वो इतना गरीब है, यहाँ आकर के फिर से अपने घास काटने वाला काम शुरू कर दिया था। इतना गरीब है कि अपनी बेटी के लिए कोई गिफ्ट भी नहीं खरीद पाने की कोशिश अब करता है कि चलो किसी तरह कुछ किया जाए। तो ये क्या खरीदता है, एक पिंजरा खरीदता है जिसमें गोल्ड फिंच, ये एक चिड़िया है, छोटी-सी होती है गाने वाली, उसको लेकर के ये जाता है किसके पास? एलिज़ाबेथ की शादी में। जब ये पहुँचता है उसको पता चलता है अरे! शादी तो पहले ही हो गई, क्योंकि पैदल जाता है, काफ़ी टाइम लगता है, पता चलता है शादी तो पहले ही हो गई। जाकर के गेट कीपर से कहता है, हाउस कीपर से, कि मुझे एक बार कम से कम एलिज़ाबेथ से मिलने दो। तब तक क्या है कि एलिज़ाबेथ, शी ये कौन है? एलिज़ाबेथ को तब तक पता चल चुका होता है कि मेरे पिता न्यूसन मिल चुका है उसको। उसको पता चल जाता है कि हैंचर्ड ने झूठ बोल के उसके पिता को यहाँ से भगा दिया था। अब ये बहुत ज़्यादा इससे नफ़रत करने लगी है, जो कि हैंचर्ड को पहले ही पता था, और उसको बहुत ही निर्दयी ढंग से वो ट्रीट करती है। वो उसको धोखेबाज बोलती है कि तुम बहुत धोखेबाज, झूठे मक्कार हो। हेंचर्ड कहता है कोई बात नहीं बेटी, मुझे जाने दो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, लेट मी गो, और मैं तुम्हें कभी दोबारा परेशान नहीं करूँगा, बस ये गिफ्ट जो भी जैसा था मैं लाया हूँ उसको रख लो। वो कहती नो, नो, बिल्कुल नहीं, आप परेशान नहीं करोगे, इवन मैं तुम्हें अपने मरते हुए भी तुम्हें देखना नहीं चाहूँगी, इतनी गुस्से में बोल देती है। हेंचर्ड बेचारा उस पिंजरे को वहीं साइड में रख के चला जाता है। 1 महीना बीत गया इस बात को,
और बेचारी जो गोल्ड फिंच उस पिंजरे में थी, चिड़िया वो भी वहीं पिंजरा रखा रह गया उसके गेट के बाहर साइड में, किसी को दिखा नहीं और बेचारी वो उसी में मर गई। चिड़िया जो थी उसी पिंजरे में मर जाती है। मेड 1 महीने बाद जब एलिज़ाबेथ उसको देखती है तो मेड से पूछती है क्या है? तो मेड बताती है किसान जो आया था आपसे मिलने, ये उसको लाया था, वो वापस जाते हुए उसको ले जाना भूल गया। एलिज़ाबेथ समझ गई कि ये गिफ्ट था जो कि हेंचर्ड मेरे लिए लाया था और चिड़िया जो है ये मैं ही हूँ, सिंबॉलिकल सेंस है कि जिस तरह से उसने मुझे एक एक तरह से पिंजरे में या जैसे भी था, ये मैं ही हूँ। और वो सारी सिचुएशंस को स्पेकुलेट करती है, सारी सर्कमस्टेंसेस को समझने के बाद हेंचर्ड को माफ कर देती है कि चलो कोई बात नहीं, जैसा भी था मैंने माफ किया उसको। अब वो उससे मिलना चाहती है, कम से कम मैं मिल कर के एक रिग्रेट जताऊँ, पश्चाताप करूँ और उससे रिकन्सिलिएशन करूँ, ये मान सोचना शुरू कर देती है। वह और फारप्रे दोनों निकल देते हैं हेंचर्ड की तलाश में। कई दिन घूमने के बाद भी उसको नहीं मिलते हैं, मिलता ही नहीं हेंचर्ड कहाँ गया। तो अपनी तलाश छोड़ने वाले होते हैं कि एवल विटल, जो एक कैरेक्टर कई बार आता है, वो मिल जाता है। वो बताता है एलिजाबेथ फारफ्रे को हेंचर्ड की जस्ट अभी कुछ देर पहले, हाफ एन आवर अगो, मतलब करीब आधा घंटे पहले ही उसकी डेथ हो गई है। हेंचर्ड ने एक पीस ऑफ पेपर छोड़ा है जो कि उसकी जो है वसीयत है। उस वसीयत में हेंचर्ड ने लिखा है कि ना तो मैं दफनाया जाऊं जहां लोग फेमस लोग दफनाए जाते हैं वहां पर, ना मेरी डेड बॉडी पे फूल चढ़ाए जाए, ना मुझे कोई याद करे, ना मेरे लिए चर्च की घंटी बजाई जाए। और मतलब जो जो उसने गलत बातें थी सब फ्रस्ट्रेशन अपना निकाल दिया उस बिल में। बेचारा फ्रस्ट्रेट तो था ही था, और कहाँ से कहाँ जिंदगी में सब कुछ झेलने के बाद वो इस तरह से एक्सपायर हुआ। हेंचर्ड ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस विल में निकाल दी थी, वसीयत में। एलिजाबेथ को बहुत पश्चाताप होता है कि काश मैंने उस दिन उससे ऐसा बिहेवियर ना किया होता। और हेंचर्ड जैसा भी था अच्छा ही था, वो बेचारी पश्चाताप करती रह जाती है। और इस तरह से ये पूरा नॉवेल खत्म हो जाता है। हेंचर्ड जो है वो बेचारा अपनी ट्रेजिडी को प्राप्त करता है। सो दिस वाज द समरी ऑफ द नॉवेल मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आया होगा। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।